Assalamu alaikum. Hi, hello, how are you guys? Guys, hope you are doing fine, you are doing well. Guys, welcome to my YouTube channel, Mother Subject History. So, guys, I have changed my YouTube channel name because previous one was getting long and bored. So, I changed it to Mother Subject History. गाइज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, ये मैं स्पेशली अपने क्ली के रिकमेंडेशन पे बना रहा हूँ क्योंकि उनके एग्जाम्स होने वाले 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड के, स्पेशली यहाँ पर 8th स्टैंडर्ड के मतलब उनके एग्जाम्स होने वाले हैं। क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रहे थे जूम पे, तो उन्होंने एक शिकायत की कि उस पर ऑडिबल नहीं होता या सब एफर्ट नहीं कर सकते एंड्रॉइड फोन वगैरह। तो उन्होंने मुझे एक असाइनमेंट दिया कि आप रेबेल एंड 857 को टच करके, उनका जो 8th क्लास है उनके चैप्टर 5 को टच करके या इसको आप थोड़ा सा डिस्कस करके इसको इलस्ट्रेट करके आप हमें भेज दीजिए, ताकि हमें आसानी हो कि हम 8th क्लास के स्टूडेंट्स को इजीली इसको पढ़ा सके और वो इसको ऑफलाइन भी सेव कर सके ताकि वो इजीली इसको देख सके और हर पॉइंट याद रख सके जो इसमें इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम टच करेंगे और इंपॉर्टेंट चीज को टच करेंगे और हम जरा टेक्स्ट पे ही जाएंगे, जरा बोर्ड नहीं बनाएंगे। ये जो रेबेल 1857 टॉपिक है, इट्स वेरी डेलिकेट टॉपिक, तो इसको हमें आराम से टच करना है और आराम से समझाना है और वही चीज समझाना है जो टेक्स्ट में दिए गए हैं और हम उन्हीं चीजों को टच करेंगे जो टेक्स्ट में दिए गए। लेकिन बिफोर कि हम टेक्स्ट को टच करेंगे, पहले हम आपको ये समझाएं कि ये रेबेल 1857 जो है, इस पे जो हिस्टोरियोग्राफी हुई है या हिस्टोरियन ने इसको किस तरीके से समझा है, पहले उस चीज पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। लेकिन बिफोर कि हम नेचर पे जाएंगे, नेचर ऑफ रिवोल्ट 1857, हम थोड़े से इवेंट्स या थोड़े से फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उनको थोड़ा सा टच करेंगे, उसके बाद हम सीधे जाएंगे नेचर ऑफ 1857। इस वीडियो में हम नेचर ऑफ 1857 पे बात करेंगे, देन हम टेक्स्ट को उठाकर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट टेक्स्ट है जो स्टूडेंट्स को लाजमी समझना है उसको फिर टच करेंगे। गाइज लेट्स स्टार्ट। गाइज ये जो मुतनी है ये मीरठ में होती है ऑन May 10, 1857। इंपॉर्टेंट डेट है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और लोकल एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट डेट है, यू हैव टू मेंशन इट। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज में ये ज्यादा पूछा जाता है। एक तो ये पूछा जाता है कि कहां पर हो गया है, डेट भी पूछा जाता है और प्रेजेंटली जो ये प्लेस मीरठ है ये कहां पर वाक़या है या ये कहां पर लोकेट है, इसको भी पूछा जाता है। तो ये जो मुतनी हो गई मीरठ में हो गई ऑन 10th May, तो 1857 में ये वाकया हो गया या ये सानिया हो गया है। ये जो मीरठ है लोकेट है नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, यूपी में, उत्तर प्रदेश में लोकेट है। तो आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, यू कैन क्रॉस चेक इट। हम यहाँ पर रीजन को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एक रीजन को हम इंपॉर्टेंटली यहाँ पर हमें डिस्कस करना है, इसको छेड़ना है ताकि आप थोड़ा सा इसके बारे में समझो। इमीडिएट रीजन जो है इसका आउटबर्स्ट, यानी जो आउटबर्स्ट हो गया है 1857 में, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। इमीडिएट रीजन जो है मिलिट्री डिसअफेक्शन और द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड एनफील्ड राइफल्स। जो इमीडिएट रीजन माना जाता था इसके आउटबर्स्ट के लिए, तो वो ये था मिलिट्री डिसअफेक्शन और द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड एनफील्ड राइफल्स। वो क्या था? द कैटरिज ऑफ व्हिच वाज रिपोर्टेडली ग्रीज्ड विद पॉक एंड काउ फैट। माना जाता था जो एनफील्ड राइफल्स ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की उसमें एक कैटरिज लग जाती थी और उस कैटरिज को मुंह से खोलना पड़ता था और ये र्यूमर फैल गया था कि जो कैटरिज है इसकी जो केप है वो ग्रीस है, उसके ऊपर काउ फैट और पॉर्क फैट लगा हुआ है। अब तो ये जानते हैं जो पॉर्क फैट है वो टैबू है, हराम है, किन के लिए? मुसलमानों के लिए। अकॉर्डिंगली जो काउ है वो सेक्रेड एनिमल है हिंदुस के लिए, हिंदू के लिए। तो अकॉर्डिंगली इन दोनों के मतलब कम्युनल इश्यूज हो गए थे, कम्युनल क्लेशेस हो गए थे। और यहां पर क्या होता है, यहां पर इस चीज पर या इस बुनियाद पर कम्युनल या इस र्यूमर पर या इस जो रिपोर्ट्स आए थे इस चीज पर क्लेशेस हो जाते हैं और इमीडिएट आउटबर्स्ट होता है। और जो इमीडिएट आउटबर्स्ट करते हैं या जो स्टार्ट करते हैं फायरिंग अपनी रेजिमेंट में, वो है मंगल पांडे। मंगल पांडे स्टार्ट करते हैं इस चीज को और इस इवेंट को मंगल पांडे स्टार्ट करते हैं। और तभी से जाकर क्या होता है, ये आग पूरे हिंदुस्तान में तो नहीं कह सकते, जो इसके आउटस्कर्ट्स में, मेरठ के आउटस्कर्ट्स में या यूपी के आउट्स या नॉर्दर्न इंडिया में ये आग बहुत तेजी से फैल जाता है। और इस जो रेबेल 1857 है इसमें बहुत सारे तबके जुट जाते हैं, रीजनल लीडर्स जुट जाते हैं या रीजनल जो पावर्स होते हैं वो जुट जाते हैं। फिर ये एक आउटबर्स्ट की या एक रेबेलियन के शेप में आगे आता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सीधे नेचर ऑफ 1857 थ्रू द आईज ऑफ वेरियस स्कूल ऑफ थॉट एंड हिस्टोरियन। अकॉर्डिंगली हम क्या देखेंगे 1857 को किस नजरिए से देखा है वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स ने या हिस्टोरियंस ने या नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट या ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट या हिस्टोरियंस जो ऑब्जेक्टिविटी पे अपनी बुनियाद रखते हैं या जो ऑब्जेक्टिव बेसिस पे अपनी हिस्ट्री को प्रेजेंट करते हैं, उन्होंने कैसे इस रेबेल 1857 को देखा है। हम इसको अकॉर्डिंगली पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे।
तो पहला सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो दिया है वो है ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट या ब्रिटिश हिस्टोरियंस। वो हिस्टोरियंस थे, उन्होंने थोड़े से बायस ग्राउंड्स को टच करके यानी बायस नेचर पे यहाँ पे डिस्कस किया है रेबेलियन 1857 को। पहले जो हिस्टोरियन है, पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट पर्सन थे जिन्होंने इसको रेबेलियन 1857 को क्या देखा, इन्होंने कहा, वो मिस्टर रीजिस थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? इट वाज वॉर अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी। तो उन्होंने कहा कि ये रिलीजियस वॉर है, ये अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी है, जहां हिंदू और मुसलमान मिलके अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी वॉर कर रहे हैं या उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश, घिनौनी साजिश खेल रहे हैं या घिनौनी साजिश रच रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि इस रेबेलियन में क्रिश्चियंस को कहीं पे भी टारगेट नहीं किया था या मास टारगेट नहीं किया गया था, किसी को भी नीचा, किसी को भी कत्ल नहीं किया गया था, ऐसे जैसे अक्सर रेबेलियंस या रिवोल्ट्स में होता है। अगर ये सच में अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी होता तो यहां पर आपको जरूर कोई ना कोई ऐसा इवेंट या फैक्ट मिलता जिसमें आपको पता चलता कि इन्होंने मास मर्डर किया है या हिंदू मुसलमानों ने मिलकर मास मर्डर किया है क्रिश्चियनों का, या कहीं पे भी ऐसा वाकया सानिया हो गया होगा जहां पर आपको यह पता चले कि क्रिश्चियनों के खिलाफ इस रिवोल्ट 1857 में कहीं से भी कत्ले आम हो रहा है। तो ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये बिल्कुल बायस है, तो इसको यहाँ पर आप खुद नलिफाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आउटराम जेम्स आते हैं, वो एक ब्रिटिश मिलिट्री कमांडर होते हैं। वो इस वार को कैसे देखते हैं, वो इस रेबेलियन को कैसे देखते हैं, वो इस रिवोल्ट या इस आउटबर्स्ट को कैसे देखते हैं? वो कहते हैं इट्स अ मुस्लिम कन्स्पिरेसी टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। तो वो कहते हैं कि ये एक मुस्लिम कन्स्पिरेसी थी, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर्स के आने से पहले यहाँ पर पावर था मुगल एम्पायर का, जो 1526 में शुरू होता है, ऑफिशियली 77 में एंड होता है। तो ब्रिटिशर्स ने बाद में जाके उनके रीजनल पावर्स को एक दूसरे के साथ लड़ाकर इनका जो एम्पायर था वो खत्म किया। तो इसका मानना है कि इसकी वजह से मुसलमानों के अंदर एक आग भड़क रही थी। तो इनका मानना है कि फिर उन्होंने क्या किया, इस रेबेलियन को टूल बनाकर, इसको लॉन्चिंग पैड बनाकर एक कन्स्पिरेसी रची, जिसमें क्या किया गया था, जिसमें इनका यह मकसद था कि हम ब्रिटिशर्स को यहां से निकालेंगे। ये आउटराम जेम्स का मानना है, जो मिलिट्री कमांडर थे। इसके बाद टी.आर. होल्म्स आते हैं, वो इसको बड़े खतरनाक नजरिए से देखते हैं और बड़े बुरे नजरिए से देखते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं इट वाज क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड बारबेरियंस, यानी वो हिंदुस्तान के लोगों को जो रिवोल्ट करते हैं, रेबेलियन करते हैं, उनको बारबेरियन कहता है। और जो ब्रिटिशर्स खुद को सिविलाइज्ड कहते हैं, खुद को सिविलाइजेशन कहते हैं। और वो क्या कहते हैं कि ये जो वार था, ये क्लेश है, ये बिटवीन सिविलाइजेशन और बारबेरियंस के दरमियान था। यानी हम सिविलाइज्ड हैं, हम तहजीब याफ्ता लोग हैं, और जो बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया जो रिवोल्ट कर रहे हैं, ये क्या है, ये बारबेरियंस है। इनको हम तमीज सिखाने आए थे, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, तमीज सीखने के बजाय ये रिवोल्ट कर रहे हैं, रेबेलियन कर रहे हैं। और उन्होंने इस रेबेलियन को इसी नजरिए से देखा था। इसके बाद सर बेंजामिन आते हैं, वो क्या कहते हैं, वो थोड़ा सा हटकर, इन सारे व्यू पॉइंट से हटकर एक अलग व्यू पॉइंट देते हैं। वो कहते हैं कि ये नेशनल रिवोल्ट था, यानी पूरे नेशन में आवाज गूंजी थी, तो ये एक नेशनल रिवोल्ट था जिसमें सारे रीजनल लीडर्स या पेजेंट्स या आर्टिजन्स, ये सारे मिलकर, या जो रीजनल रूलर्स थे या जो रूलर जिनको ओवरथ्रो किया गया था, ये सारे मिलकर ये एक साथ जुड़ गए थे और इन्होंने एक नेशनल रिवोल्ट किया। लेकिन इसके बाद लॉरेंस और एसेंसन एक नया व्यू पॉइंट, एक अच्छा सा थोड़ा सा व्यू पॉइंट हटके देते हैं। वो कहते हैं कॉल इट्स अ मिलिट्री रिवोल्ट इन अ रियल सेंस। वो कहते हैं कि मिलिट्री रिवोल्ट थे, और जो रिमोर्स फैल गए थे उसकी वजह से क्या हो गया था, उसकी वजह से आउटरेज हो गए थे वो सोल्जर्स जो मुस्लिम और हिंदू थे, जो मुस्लिम और हिंदू थे। उन्होंने इसको कम्युनलाइज किया, उन्होंने इसको कम्युनलाइज पे देखा, कम्युनलाइज पे टच किया। तो उन्होंने क्या किया, इमीडिएटली उन्होंने यहां पर मिलिट्री क्लैशेस शुरू की अपने रेजिमेंट्स में। तो इसके बाद नेशनलिस्ट आते हैं या नेशनलिस्ट हिस्टोरियन आते हैं। वो क्या कहते हैं, वो सिंपली इसको मैं उनकी सारी ओपिनियंस को समअप करके मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। वो ये है कि दे हैव सीन इट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उन्होंने कहा कि ये आजादी की पहली जंग थी, ऑर्गेनाइज्ड, और जिसमें सारे क्लासेस, बियॉन्ड रिलीजियस बाइस, बियॉन्ड कम्युनल बाइस, बियॉन्ड कास्ट बाइस, बियॉन्ड कलर बाइस, सारे तबके एकजुट मिलकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक रेबेलियन किया या एक वार लड़ा या एक रिवोल्ट किया। और जो ये नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस थे, इन्होंने सिंपली इन सारी चीजों
को देखकर, इन सारे इवेंट्स और फैक्ट्स को देखकर ये कंक्लूड किया कि ये जो वार है, ये जो रेबेलियन है, ये जो रिवोल्ट है, इट्स वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और उन्होंने इनफैक्ट ये भी कहा था इट वाज रेदर लास्ट एफर्ट ऑफ ट्रेडिशनल इंडिया, यानी ट्रेडिशनल इंडिया का ये लास्ट एफर्ट था जो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हुआ था बियॉन्ड रिलीजियस, कम्युनल एंड कलर बायस या सेक्स बायस। उस सारी बायसनेस को उन्होंने एक तरफ छोड़कर उन्होंने पहली बार एक कोशिश की थी कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड मैनर में एक रेबेलियन और एक रिवोल्ट स्टार्ट किया था। इसके बाद हम जर्नल हिस्टोरियंस के व्यूज को समाप्त करेंगे, उन पे थोड़ा नजर डालेंगे। इसमें से जो इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस मैंने उठाए हैं वो आरसी मजूमदार है और एसेंसन है, लेकिन पहले मैंने अंडरलाइन किया है आरसी मजूमदार को, पहले उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ अच्छे पॉइंट्स निकाले इस सारे डिस्कशन से, इस सारे रेबेलियन से या इस सारे रिवोल्ट से। उन्होंने कुछ फैक्ट्स पे नजर डाली है, तो पहले उस पर नजर डालते हैं, उसको देखते हैं। उन्होंने कहा है द रिवोल्ट वाज नेदर फर्स्ट नॉर इट वाज नेशनल नॉर इट वाज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उनका यह मानना है कि जैसे कहा जाता था, जो नेशनल हिस्टोरियन थे, ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उन्होंने कहा कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था। तो उन्होंने इस व्यू को रिजेक्ट किया है, डिबेस किया है, इस व्यू को नलिफाई किया है, रिजेक्ट किया है टोटली। तो उनका यह भी मानना था कि इट वाज नॉट नेशनल वॉर, इट वाज नॉट नेशनल रिवोल्ट, इट वाज नॉट नेशनल रेबेलियन, ये नेशनल रेबेलियन, नेशनल रिवोल्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि अभी भी हिंदुस्तान में नेशनलिज्म नहीं आया था, या ऑन द लाइंस ऑफ नेशनलिज्म यहां पर कोई भी मूवमेंट अभी तक नहीं चली थी। तो उनका ये टोटल मानना नहीं था कि ये कोई किसी भी एंगल से नेशनल वार लगता। तो उनका यह भी माना कि नॉट इट वाज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये इंडिपेंडेंस के लिए वार नहीं था। लोग अभी अपने इंटरेस्ट से कॉन्शियस नहीं थे कि जो कॉलोनियल स्ट्रक्चर है, हमें इनके खिलाफ कैसे लड़ना है, या हमें ये कैसे चूस रहे हैं, हमारी इकोनॉमी को कैसे चूस रहे हैं, हमारी इकोनॉमी को कैसे ड्रेन कर रहे हैं, अभी इतने कॉन्शियस नहीं हुए थे। तो लोग इतने कॉन्शियस नहीं हुए थे, और रूलर्स जो ओरिजिनल रूलर्स वो भी इतने कॉन्शियस नहीं हुए थे। तो उन्होंने इस व्यू को भी रिजेक्ट किया और कहा कि इंडिपेंडेंस का वार नहीं था। और एक पॉइंट उन्होंने कहा है देयर वाज अ ट्रेडिशन ऑफ रिवोल्ट्स विद ऑनसेट ऑफ ब्रिटिश ऑक्यूपेशन इन इंडिया। उन्होंने कहा कि जब से ब्रिटिशर्स यहां पर आए, उन्होंने कॉलोनियल स्ट्रक्चर अपना जमाया, तब से ये ट्रेडिशन ऑफ रिवोल्ट चल रहा था। पेजेंट्स कर रहे थे, कभी आर्टिजन्स कर रहे थे, कभी ट्राइबल अपराइजिंग्स होती थी। तो उन्होंने एक और व्यू पॉइंट दिया है इसके बारे में, वो ये है हैप्पीजर्डनेस इन नेचर। उन्होंने कहा कि हैप्पीजर्डनेस इन नेचर था, वो क्या था, समटाइम्स मिलिट्री रिवोल्ट। वो कहते थे कि कभी मिलिट्री रिवोल्ट होता था, कभी मिलिट्री रेजिमेंट्स में या आर्मी रेजिमेंट्स में रिवोल्ट होता था, कभी वहां पर फायरिंग वगैरह होती थी। समटाइम्स ट्राइबल अपराइजिंग्स, जो पहाड़ में लोग रहते हैं वो अपराइज कर रहे थे कुछ, या वो रिवोल्ट कर रहे थे, वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जा रहे थे। और अकॉर्डिंगली समटाइम्स पेजेंट्स एंड आर्टिजन्स रिवोल्टेड। वो कहते थे इसी तरह से कभी क्या कर रहे थे, कभी पेजेंट्स आते थे वो रिवोल्ट करते थे, फिर आर्टिजन्स आते थे फिर वो रिवोल्ट करते थे। उन्होंने कहा कि हैप्पीजर्डनेस है, यानी ये जो पूरे इसमें क्लास आते हैं ये यूनाइट नहीं थे, ये एक साथ नहीं थे। उन्होंने एक ही मूवमेंट, मतलब एक ही साथ नहीं, उन्होंने कहा कि इन्होंने धीरे धीरे से, मतलब कभी मिलिट्री रिवोल्ट होता था, कभी ट्राइबल और कभी पेजेंट और आर्टिजन्स का, और ये कभी एक ही लाइन पे नहीं आए। तो उनका यह भी मानना है रिवोल्ट्स वर नॉट एंटायरली अगेंस्ट द ब्रिटिश अलोन। उन्होंने कहा कि इससे ब्रिटिश के खिलाफ नहीं था ये रिवोल्ट। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा दे वर आल्सो अगेंस्ट द कोलैबोरेटर्स ऑफ द ब्रिटिश रूल। तो उनका यह भी मानना था कि ये सिर्फ ब्रिटिशर के खिलाफ नहीं था, जो ब्रिटिशर को सपोर्ट कर रहे थे उनके खिलाफ ये रिवोल्ट था। तो ये रिवोल्ट खुद उनके खिलाफ जब था, तो हम इसे कैसे मानेंगे, ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या नेशनल मूवमेंट थी, या हम इसे कहेंगे कि ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। एक दो पॉइंट उनके हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं, शॉर्ट है। एक दो पॉइंट्स पर फिर से चढ़ा है। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा द रिवोल्ट वाज कन्फाइन्ड टू नॉर्दर्न इंडिया ओनली। अगर देखा जाए इस रिवोल्ट को, ये कहां स्प्रेड हो गया, कहां पे ये रिवोल्ट फैल गया, तो उनका ये मानना है कि सिंपली ये जो रिवोल्ट था ये नॉर्दर्न इंडिया में से था, क्योंकि यूपी से उठा, मेरठ से उठा, तो सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया में रह गया, जो बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया था वहां ये मूवमेंट नहीं पहुंच गई थी। तो इनका ये मानना है, तो उसकी वजह से वो अपनी व्यू जो उन्होंने दी है वो कह रहे थे कि ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था, ये नेशनल मूवमेंट नहीं थी, या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था। और जो लास्ट में उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया जो था, मिडिल इंटेलिजेंसिया वो फेवर में नहीं था। मिडिल इंटेलिजेंसिया वाज नॉट इन फेवर, यानी जो प्रोफेशनल्स, लॉयर्स, टीचर्स या जो इंटेलेक्चुअल तबका था, इंटेलेक्चुअल क्लास था, वो इसके फेवर में नहीं था। उन्होंने इसको फेवर नहीं किया, उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया। तो गाइस इसके बाद हम सीधे एसेंसन को उठाएंगे। इसके बाद एसेंसन को हमने अंडरलाइन किया, अब एसेंसन को के पॉइंट्स को उठाकर फिर हम इसके बाद कंक्लूजन करेंगे कि असल में ये मूवमेंट हम इसको किस तरह से देखेंगे। इसके बाद एसेंसन को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एसेंसन जो थे वो बिल्कुल ही मुखालिफ थे, उन्होंने मजूमदार के भी, मतलब उससे भी हार्श उन्होंने
कंक्लूजन निकाले थे, जो उन्होंने फैक्ट्स या उन्होंने इस सफा मतनी को पढ़ा, सॉरी इस रेबेलियन को या इस रिवोल्ट को पढ़ा था, उसके बाद उन्होंने कंक्लूड किया, उन्होंने क्या कहा, उन्हें दो व्यू पॉइंट्स से इसको सम अप करके उन्होंने कहा he was of the opinion that it was nothing but a military revolt। उनका ये मानना साफ है कि ये एक मिलिट्री रिवोल्ट था, मिलिट्री अपराइजिंग थी जो कम्युनल लाइंस पे हो गई थी, या जो एक इवेंट पे उड़ गई थी, जो मैंने पहले प्रीवियस में डिस्कस किया। और उन्होंने एक और व्यू पॉइंट दिया, उन्होंने क्या कहा, ही कॉल्ड इट सेपाई मतनी। सेपाई मतनी अगर ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेपा है एक्चुअली हिंदू वर्ड सिपाही से निकला हुआ है, तो उन्होंने इसको कहा कि सिपाही मतनी, जो सिपाही काम कर रहे थे ब्रिटिश आर्मी में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिवोल्ट किया, और उन्होंने क्या कहा इसको, या मिलिट्री आउटबर्स्ट इन विच सर्टेन अदर ग्रुप्स आल्सो स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग। जो बाकी जो ग्रुप्स थे, कुछ सर्टेन ग्रुप्स, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और कन्फर्टेड रही ये मूवमेंट। बस ये सिपाही मतनी थी, मिलिट्री आउटबर्स्ट था, इसके बगैर ये कुछ नहीं था। ये इस रेबेलियन को इसी नजरिए से देखते थे। गाइस इसके बाद हम थोड़े से जेन्युइन पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये रिवोल्ट असल में क्या था या किस पर कंक्लूजन किया जाता है। वो चीज आपके सामने पेज आने के बाद में ये वीडियो एंड करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस करता हूं कि एक्चुअली मसला हो क्या गया था और किन के बीच में लड़ाई थी या झगड़ा था, या रिवोल्ट क्या था, या रेबेलियन क्या था, और उसको लीड कौन कर रहे थे, और ये फेल क्यों हो गया। ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियोस में धीरे धीरे डिस्कस करूंगा। अब जो जनरल हिस्टोरियंस थे या जो मॉडर्न रेशनल एनालिसिस के हिसाब से देखा जाए तो वो इसको किस नजरिए से देखते हैं, वो कहते, उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ एक चीज पर फोकस किया, वो क्या कह रहे थे, डिफरेंशियलिटी ऑफ फैक्टर्स, यानी बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे वजूहत थे जिसकी वजह से रेबेलियन हो गया। उन्होंने कहा कि पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इन दिस रिवोल्ट बिकॉज ऑफ देयर ओन फैक्टर्स, यानी अपनी वजूहत की बिना पर उन्होंने इस रिवोल्ट में शमूलियत की थी। Peasants had grievances of the loss of revenue system, यानी जो रेवेन्यू पॉलिसीज होती थी या रेवेन्यू लॉस होता था पेजेंट्स को, तो उसकी वजह से वो इस रिवोल्ट में थे। आर्टिजन्स had grievances of loss of artisanal mode of production, आर्टिजन्स के अपने ग्रीवेंस, उनकी अपनी शिकायतें थी क्योंकि आर्टिसनल मोड ऑफ प्रोडक्शन वो लॉस कर रही थी। यहाँ पर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज आई थी, ब्रिटिश फैक्ट्रीज आई थी, मॉडर्न फैक्ट्रीज आई थी, और उसकी वजह से क्या हुआ था, यहाँ की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज या यहाँ का ट्रेडिशनल सेटअप जिसमें आर्टिजन्स कुछ चीजें बना रहे थे, उनको बहुत लॉस हो गया, ट्रमेंडसली वहां पर एक चेंज हो गई। तो उस लॉस यानी जो उनको लॉस हो गया, तो वो ग्रीवेंसेस के बुनियाद पर वो इस रिवोल्ट में शमूलियत कर रहे थे। और राजाज और नवाब, इसका आपको पता ही है, राजा नवाब जो रीजनल पावर्स या रीजनल स्टेट्स के हेड थे, उन्होंने अपना थ्रोन लॉस किया। क्यों उन्होंने अपना थ्रोन लॉस किया? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसी पॉलिसीज लगाई थी कि उन्होंने कहा कि जिस नवाब या जिस राजा को बेटा नहीं होगा, वो उसके बाद वो किसी को गद्दी पर नहीं बिठा सकते, वो किसी को मुंह बोला बेटा नहीं बना सकते, फिर उसको गद्दी पर बैठा सकते या उसको थ्रोन पर बैठा सकते, फिर कंटिन्यू अपना रीजनल पावर चला सकते। तो उसकी वजह से ये राजा और नवाब जो थे, ये इस रिवोल्ट में इनकी शमूलियत थी। तो इन्होंने समअप किया, उन्होंने कहा कि डिफरेंशियलिटी ऑफ फैक्टर्स थी, डिफरेंशियलिटी ऑफ फैक्टर्स पे उन्होंने कहा कि बहुत सारे ग्रुप्स थे, उन्होंने इसमें शमूलियत की, इनके अपने अपने ग्रीवेंसेस थे, अपने अपने वजूहात थे, तो इसी बुनियाद पर उन्होंने इस रिवोल्ट में शमूलियत की। तो उनका यह भी मानना है, लास्ट में जिसको समअप कर रहे हैं वो कह रहे हैं, thus the nature of the revolt can be summarized that there was a differentiality of factors, डिफरेंट फैक्टर्स की बुनियाद पर डिफरेंट ग्रुप्स ने इसमें पार्टिसिपेशन की, बट a commonality of interests against the British and collaborators of the British। लेकिन उनका यह भी मानना है कि ये जो फैक्टर्स थे, ये क्या हुए, ये किस बुनियाद पर, ये जो सारे क्लासेस थे ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए थे, इनमें क्या था, इनमें कॉमनलिटी ऑफ इंटरेस्ट, यानी सबके इंटरेस्ट एक थे। ये जो सारे क्लासेस थे, सारे जो ये ग्रुप्स थे जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो रहे थे या जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक रेबेलियन उठाया, इनमें कॉमनलिटी ऑफ इंटरेस्ट थे, इनके इंटरेस्ट कॉमन थे। इनके इंटरेस्ट कॉमन ये थे कि ये सारे जो ग्रीवेंस थे ये इनको ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे। ये इंपॉर्टेंट पार्ट इनका समझना, यही जो मॉडर्न रेशनल एनालिसिस है, इसको समझना लाजमी। पहले किस पे फोकस करते हैं, ये डिफरेंशियलिटी ऑफ फैक्टर्स, लेटर ऑन क्या करते हैं, ये इस चीज पर फोकस करवाते कि कॉमनलिटी ऑफ इंटरेस्ट। This resulted in the change of God, the beginning of the rule of British Parliament in India। तो गाइस ये आज का वीडियो था रेबेलियन 57 पे, आपको पसंद आया होगा, स्पेशली फॉर द 8th स्टैंडर्ड के लिए वीडियो था। तो गाइस ये जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी